What is it? Gujarati. Gujarati? Where is that from? India? How's it going? Hi, just my camera's on. Right now you're not free to leave. Okay, for investigation. Stand up for me just a second. जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। गौकशी का पूरा गिरोह पकड़ा गया और सब के सब निकले हिंदू। पूरा देश रह गया दंग। मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता के पति क्यों फंसे? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर क्या गौकशी मुसलमानों के अलावा क्या हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ वो भी कर रहा है? और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीते 11 वर्षों से मात्र चुनावी राजनीति के लिए ही गौकशी का मुद्दा उठाती है? आस्था, धर्म और सारी की सारी चीजों की महत्वता उसके लिए शून्य है? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है वहां पर गौकशी के पकड़े गए सारे के सारे लोग हिंदू निकलते हैं? और इसके अलावा 2-3 ऐसी खबरें जिसे देख करके आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति का नाम किस चीज में आया, कौन सा वीडियो आया? दोस्तों, एक एक करके आपको खबरें दिखाते हैं। आज विश्लेषण कम से कम विश्लेषण आप कीजिए, फैक्ट हम सिर्फ रखेंगे। आप सोचिए, आपके जहन में जब फैक्ट्स जाएंगे उसके बाद में आप खुद डिसाइड कीजिए हो क्या रहा है, देश को कहां ले जाया जा रहा है। आपसी सौहार्द, हिंदू मुस्लिम आस्था, जिस नाम पर महज राजनीति। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं, कोविड का टाइम नहीं है मगर चेहरे पे मास्क है। पुलिस खड़ी हुई है, उनके सामने परेड कराया जा रहा है। एक तरीके से सबको बिठाया गया। सबके पैर भी आपको दिख रहे होंगे, सही सलामत है। किसी के पैर पर गोली नहीं लगी है, कोई लंगड़ा करके नहीं चल रहा है, किसी का हाफ एनकाउंटर नहीं हुआ। इनकी जगह दोस्तों, अब मैं आपसे पूछूं कि जिस केस में इनको लाया गया हो, इनकी जगह अगर कोई अल्पसंख्यक होता और इतने सारे लोग अगर अल्पसंख्यक होते तो क्या इन्हें मास्क पहनाकर बिठाया जाता? क्या इनके चेहरे ढके गए होते? क्या इनके नाम चीख चीख कर सरकार की पालतू मीडिया बता नहीं रही होती? क्या पैरों में कम से कम एक गोली नहीं लगी होती? क्या हाफ एनकाउंटर उनका नहीं हुआ होता? क्या उनके घरों पर बुलडोजर अब तक नहीं चल चुका होता? दोस्तों, क्योंकि ये सब के सब गौ हत्या के केस में एक भी मुस्लिम नाम नहीं। नाम आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे। एक भी नहीं। दोस्तों, एक यूजर ने इस खबर को एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि गौमाता को काटकर बाजार में बेचने वाले सब के सब हिंदू हैं, मुसलमान तो यूं ही बदनाम है। उत्तर प्रदेश के गौरक्षक कहां मर गए? यूपी के औरैया पुलिस ने गौवंश चुरा करके कटान को बेचने वाले 16 लोग पकड़े। 14 मृत, 48 जिंदा गौवंश मिले। नाम सुन लीजिए आप। कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है। राजनीति में नाम में ही तो सब कुछ रखा है। मौजूदा वक्त की राजनीति में देखते जाइए। रघुवीर, बंजारा, हैप्पी सिंगर, शिवा, भदौरिया, दीपक जाटव, मंजेश यादव, राहुल सिंह, राहुल चौहान, राहुल, बबलू, विक्रम, अर्जुन, कल्लू, मुकेश सहित 3 महिलाएं। नैना, कल्लू, बच्चू पुलिस गिरफ्त में। ये सारे के सारे हैं और ये सब के सब बहुसंख्यक। ये और बात है दोस्तों कि मोदी के चहेते मंत्री, ये कहते हैं अभी भी मंत्री हैं, वो भी संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि साहब हम तो बीफ खाते हैं, धड़ल्ले से खाते हैं, उसमें क्या हो गया। ये और बात है कि यही मोदी सरकार कुछ हिंदी बेल्ट राज्यों में गौकशी पर किस तौर पर हंगामा करती है, मगर देश के लिए कानून नहीं लाती मोदी सरकार कि पूरे देश के अंदर गौहत्या बैन हो जाए। आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, धड़ल्ले से कटती हैं गाय। आप चले जाइए गोवा इलाके में, धड़ल्ले से कटती हैं। आप चले जाइए दक्षिण भारत में, धड़ल्ले से। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की आस्था नहीं खराब होती है, यहां पर उनको
बहुसंख्यकों को भड़काने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो लोग बीफ खाते हैं, वहां पर धड़ल्ले से चीजें होती हैं। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार सारे देश भर के लिए गौकशी पर एक कानून नहीं लाती है, वो राज्यों पे छोड़ रखी, जो चाहे अपने हिसाब बैन कर दें, जो चाहे अपना चलाते रहें। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जिस गौकशी के लिए अखलाक अहमद आपको याद होगा, नोएडा के नजदीक ही का गांव, किस तौर पर उसके फ्रिज में मीट मिलने के शक में या उसके फ्रिज में कोई मीट था जिस पर ऐलान किया गया कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने, उसके बाद लोग गए पीट पीट करके उसके घर में मार डाला। और पुलिस देखिए, पुलिस क्या करती रही, पुलिस ये करती रही कि साहब हम उस मीट को, उस गोश्त को, उस मांस को फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं कि वो गाय का था या किसका था। ये रूल ऑफ लॉ है इस देश का। कागजों पर रूल ऑफ लॉ तो जानते हैं, संविधान, कागज, कोर्ट, सारी एजेंसियां, मगर जमीन पर रूल ऑफ लॉ सरकारों का ऐसा है। और फिर आपने देखा होगा कि जब उस केस में कुछ आरोपी जेल गए और उसमें एक शख्स की मौत हो जाती है, मौत होने के बाद जब उसे लाया जाता है, कैसे उसे बीजेपी के नेता तिरंगे में लपेट करके, जिस शख्स ने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या की हो, जिस शख्स ने आपसी सौहार्द को कुचला हो, जिस शख्स ने एक मासूम व्यक्ति की हत्या में शामिल रहा हो, उसको तिरंगा में लपेट करके राजनीति की जाती है। और बात है कि गुजरात में रेपिस्टों को सरकार पहले छुड़वा देती है और जब वो छूट करके आते हैं तो उनके गले में भारतीय जनता पार्टी की यूनिट के लोग फूल माला डाल करके रेपिस्टों को, जिन्होंने औरतों के, प्रेग्नेंट औरतों के पेट चीर करके बच्चों को निकाल दिया था, उनको फूल माला पहना करके स्वागत करती। बाद में सुप्रीम कोर्ट वापस उनको भेजती। वो बात करेंगे आस्था की, नैतिकता की बात करेंगे। चल क्या रहा है बीते 11 आस्था धर्म यहीं तक तो, और गोकशी तो चुनाव का मुद्दा है। एक हजारों ऐसी मिसालें हैं। आखिर ये कैसे संभव है? पकड़े गए 16 के 16 लोगों में से एक भी अल्पसंख्यक से नहीं, एक भी मुस्लिम नहीं। अब आपको आगे जो दिखाने जा रहा हूं आपको और चौंकाएगा। 3 ऐसी खबरें आपके सामने जो आप फैसला लीजिए कि बात तो सरकार नैतिकता की, रामराज की करती है, मगर चल क्या रहा है आप ये देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं मोदी की बेहद खास, शाह की बेहद खास और शायद संघ की भी खास, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी, आधिकारिक मीटिंग चल रही है, आप तस्वीर देख रहे हैं। अब उनके बगल में देखिए कौन बैठे हैं। ये कोई अधिकारी नहीं है, ब्यूरोक्रेट नहीं है, उनके पति हैं, उनके पति हैं। अब सरकार की आधिकारिक बैठक में उनके पति क्या कर रहे हैं? लेकिन नैतिकता है बीजेपी की। एक व्यक्ति ने ट्वीट करके इन तस्वीरों को जनता को दिखाते हुए लिखा, ये दिल्ली बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता है, इनके जस्ट बगल में इनका पति बैठा है। इनका दिल्ली सरकार में ये ना मंत्री है, ना ही विधायक है, ना ही कुछ है, लेकिन बैठे इसलिए क्योंकि ये रेखा गुप्ता के पति हैं। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, मनीष गुप्ता एक बिजनेसमैन है। रेखा गुप्ता के पति का नाम मनीष गुप्ता है, एक बिजनेसमैन है, वेयरहाउस स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। क्या ऐसे लोग किसी सरकारी मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं? वो शख्स पूछता है लिख करके। अब आप तय कीजिए, नैतिकता के आधार पर कानून लाया जा रहा था, ये नैतिकता है। अब एक और खबर देखिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट करके लिखा कि ट्रंप ने जापान के ऊपर 15% और टैरिफ लगा दिया, तो जापान के पीएम इशिबा शिगेरो ने नैतिकता के आधार पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपनी नीतियों के फेलियर का या ट्रंप के सामने टैरिफ झेलने के लिए इस्तीफा दे दिया, जापान के प्रधानमंत्री ने। अब दोस्तों सोचिए कि जापान के प्रधानमंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। भारत पर कितना टैरिफ लगाया? जापान पे तो महज 15% लगाया था। और आज ही की खबर है, भारत पर पहले 25% लगाया और 25% एक्स्ट्रा जुर्माने के तौर पर लगाया। यानी कि जो मोदी ट्रंप के लिए हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार करते थे, कहते थे, और ट्रंप ओबामा और सब हम लोग बड़े गहरे मित्र हैं, तो जो मोदी ये कथित तौर पर, वैसे भाषा ठीक नहीं है लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेकम फाकी करते थे, उन्हीं मोदी की नीतियों के सामने ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया। अब चूंकि जापान के पीएम ने इस्तीफा दिया, कहा यह जा रहा है, बहुत सारे राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि उनको कोई डर नहीं है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है गड़बड़ झाला
कि इस्तीफा देने के बाद में उनके ऊपर केस चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए तो केस चल नहीं सकता, मगर इस्तीफा देते ही उसके बाद में केस चलेगा। तो उनको डर नहीं कि उनके ऊपर कोई केस चल सकता है, उनकी पकड़ हो सकती है, उनको विदेश भागना पड़ सकता है जान बचाने के लिए। मगर हमारे यहाँ का सिनेरियो देख लीजिए, हमारे यहाँ तो क्या कुछ नहीं हो गया। पीएम रिलीफ फंड का पता नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ एक्सपोर्टर से भी भारी भरकम कथित उगाही की गई, उगाही शब्द विरोधी इस्तेमाल करते रहे, चंदा लिया गया मतलब। एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे किया गया, विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई कैसे की गई, उनको जेल में कैसे डाला गया, पैसे के बल पर कथित सरकारें कैसे गिराई गई, सांसद विधायक कथित तौर पर पैसे से कैसे खरीदे गए, कथित वोट चोरी, बिजनेस लालच में पहलगाम के 26 मासूमों के आतंकी द्वारा निर्मम हत्या के बावजूद सौदा कर लिया गया ऑपरेशन सिंदूर को रोक करके, और ऐसे हजारों चीजें हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब नैतिकता के आधार पर यहां इस्तीफा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां डर है इस्तीफा देते ही अगर सरकार बदली और अगर दूसरी सरकार आई तो इन सब पर ऐसे केसेस चलेंगे जिनके लिए इन्होंने सोचा तो होगा और बैकअप प्लान भी बनाया होगा। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब बैकअप प्लान में यह है कि एक सम्मानजनक एग्जिट ले लेंगे साहब और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो कोई केस नहीं चलेगा। खैर, अब आप फैसला करते जाइएगा एक एक खबरों पर। अब दोस्तों आपको एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं अंत में। ये देखिए, इसमें सामने मस्जिद है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनके हाथों में रंग, धूल, गुलाल, दूसरी चीजें। क्या हो रहा है, किस तरीके से रंग फेंका जा रहा है, आपसी सौहार्द को तोड़ने, दंगे की कोशिश कराने की तस्वीरें। द मुस्लिम नाम के एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, वो लिखता है लोकेशन बारडोली, सूरत, गुजरात, मतलब दोनों साहब लोगों के गिरिराज की तस्वीरें। दिनांक 6 सितंबर, गणेश विसर्जन जुलूस। गणेश विसर्जन जुलूस के दो लिखते हैं आगे कि दौरान तंबू से ढकी मीनारा मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। बताया जाता है कि हर साल इसी तरह मस्जिद पर गुलाल फेंका जाता है, धूल फेंका जाता है, मिट्टी फेंकी जाती है, घटना दोहराई जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मगर सरकार मौन, एजेंसियां मौन, पुलिस मौन, फालतू मीडिया मौन। जाहिर तौर पर पप्पा नाराज हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश में जिस सख्त सुशासन वाली, सख्त शासक वाली सरकार को कहा जाता है, उन्हें बताया जाता है, उसी उत्तर प्रदेश में संभल को याद कीजिए, संभल के उस अधिकारी को याद कीजिए, अनुज चौधरी, जो एक यात्रा में, धार्मिक यात्रा में गदा लेकर के धार्मिक यात्रा के आगे आगे तो चलता है, मानो वही जजमान हो, मानो वही पंडित जी हो जो धार्मिक यात्रा कराने जा रहे हैं, और जिसके ऊपर आरोप लगे कि जब सर्वे के बीच में दूसरी बार सर्वे हो जा रहा था, लोगों का विरोध हुआ, तो उस शख्स ने सामने से विरोध में जो भी चीजें हुई उसके रिएक्शन में गोली चलाने का आदेश दिया। उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर कथित तौर पे। वो शख्स कहता है कि अगर आपको होली के दिन जुमा और होली रमजान में एक साथ पड़े, उसने कहा कि अगर आपको डर है, रंग से दिक्कत है, तो आप घरों में रहिए, मत निकलिए बाहर। इस भाषा पे तो ऐसे शख्स को फांसी होनी चाहिए। ये देश विरोधी भाषा है। बजाय इसकी कि वो शख्स से कहता है, एक संवैधानिक एक आधिकारिक तौर पर एक अहम पुलिस विभाग के पद पर बैठा हुआ शख्स के देखिए, हमारे लिए होली त्यौहार मने अच्छे से, सुचारू रूप से चलाना मेरी जिम्मेदारी। रमजान का पाक महीना है, जुमे की नमाज है, वो भी लोग जाकर के जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ सके, उनको उनके काम में दिक्कत ना आए, इनको इनके काम में दिक्कत ना आए, ये मेरी जिम्मेदारी। और अगर किसी ने दिक्कत पैदा करने की कोशिश की तो फिर उसकी दो ही जगह, या तो सलाखों के पीछे या फिर और बदमाशी की तो फिर बल का प्रयोग। बजाय इसके कि वो शख्स ये कहता, वो कह रहा है कि साहब घरों में रह जाइए, जुमा तो साल में 56 बार आता है, होली एक बार आती है। तो बहुत सारे मौलाना मुसलमान लोग ये कहते हैं कि साहब तुम्हारे लिए तुम्हारी होली जैसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तुम्हारे से ज्यादा हमारा जुमा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साल में 56 त्यौहार आते हैं, हमारे साल में तो 3 त्यौहार आते हैं, ईद, बकरीद, या फिर आप शामिल कर लीजिए उसमें ईद मिलादुन्नबी या मुहर्रम को भी अगर तो दोस्तों ये स्थिति जब होगी और उस शख्स के लिए अगर खुद प्रदेश के मुखिया सपोर्ट में खड़े होंगे तो फिर इंस्पिरेशन तो लेंगे ही ना। वो उजड़ किस्म के लोग
मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बीजेपी के या फिर हिंदुत्ववादी संगठन के वो समझदार लोग थे, उत्पाती लोग होंगे ही, और ऐसी चीजों में ज्यादातर उत्पाती होते हैं। अब मैं इस पर धार्मिक लेवल नहीं लगा दूंगा कि ये आतंकी धर्म है, ये गुंडा धर्म है, ये हिंदुत्ववादी संगठन गुंडे हैं। मैं ऐसा तो लेवल नहीं लगाऊंगा, जैसे कहा जाता है इस्लामिक दहशतगर्द, उमुल्ले तो ऐसे होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग इंस्पिरेशन लेंगे, और जो प्रदेश का मुखिया कहेगा, क्या गलत कहा उसने, पहलवान आदमी है, पहलवान आदमी की भाषा ऐसे ही होती है। एक प्रदेश का संवैधानिक पद पे बैठा हुआ शख्स ऐसा कह सकता है। एक जस्टिस हाईकोर्ट का अगर कहेगा कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, तो उस शख्स ने रूल ऑफ लॉ को ही सिर्फ नहीं तोड़ा, इस देश के विरुद्ध उसने जंग छेड़ा है। उस शख्स की सजा अदालत की कुर्सी नहीं, उस शख्स की सजाए काला पानी से ज्यादा होनी चाहिए। और है ये गुस्सा लोगों में, और रहना चाहिए इस बात का गुस्सा कि ऐसे लोगों के फेवर में प्रदेश का मुखिया आकर के खड़ा होता है। ठीक है, आपकी सरकार है, आप मजबूत हैं, लेकिन दूसरा शख्स आपके प्रति नफरत तो कर सकेगा ना। क्या आपने संवैधानिक पद पर बैठ करके लोकतंत्र की हत्या करते हुए ऐसे गुंडों मवालियों को संरक्षण दिया है? हमारे बहुत सारे जानकार, हमारे बहुत सारे मित्र, करीबी मित्र कहते हैं, अरे फलानी सरकार ने भी ऐसा किया था, इसने भी ऐसा किया, तो क्या? मैं कहता हूं अगर फलानी सरकार ने भी किया, वो भी गलत किया, और हमारे वक्त में किया तो हमने उनका भी विरोध किया। 14 के पहले आप मेरी पत्रकारिता उठा करके देख लीजिएगा। अब कर रहे हैं, गलत है, आवाज उठाएंगे। कल सरकार बदलेगी, विपक्षियों की सरकार आएगी, वो भी गलत करेंगे, उनके खिलाफ भी यही तेवर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, सोचिए, समझिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। बहुत शुक्रिया।